तो ये जो डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन बन के आता है वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी and multiplication with cos of theta. Here theta is the angle between that two vectors. Here mod A and mod B are the magnitude of vector A and B respectively. मतलब कि ये जो मोड A है वो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है और मोड B जो है वो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है। और कोस ऑफ थीटा क्या है? ये है एंगल दो वेक्टर्स के बीच का, जिसके कारण हमें ये जो रिजल्ट मिला था वो रिजल्ट क्या था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मोड बी इंटू एक्स। मतलब कि ये जो मोड बी है वो क्या है? आपके बेस वेक्टर की लेंथ, और ये एक्स क्या है? उस बेस वेक्टर के ऊपर बनने वाले प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, जिसको आपको यहाँ पे बेस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये इसका इक्वेशन का रिजल्ट क्या बन के आता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल्स टू बेस लेंथ। तो बेस लेंथ क्या है? आपका ये जो वेक्टर बी था, उस वेक्टर बी के लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं? बेस लेंथ। और उसके साथ में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? उसके साथ में आपको लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द बेस, मतलब कि बेस के ऊपर पड़ने वाले इस प्रोजेक्शन का लेंथ आपको निकालना है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के कारण आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइक वेक्टर्स विल बी यूनिटी, मतलब कि वो क्या बन के आएगा? वन बन के आएगा, बिकॉज द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स विल बी 0 डिग्री। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कंसीडर कीजिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर दे रखी है कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स है। दो यूनिट वेक्टर्स कौन से है? आई कैरेट और आई कैरेट। तो ये जो दोनों वेक्टर है वो दोनों वेक्टर कौन से है? एक्स एक्सिस के वेक्टर है, क्योंकि आई कैरेट को हम एक्स एक्सिस के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को फॉलो करके, तो क्या होता है? चेक कीजिए। यहां पे क्या आएगा? वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, इसके इक्वल्स में क्या आएगा? इस वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट, क्योंकि उसकी लेंथ ही 1 यूनिट होती है, जिसके कारण उसका मैग्नीट्यूड बनेगा 1 यूनिट। तो यहां पे पहली टर्म क्या आएगी? वेक्टर आई का ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विथ ये दूसरे वेक्टर आई का यहां पे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। और साथ में हम क्या करेंगे? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का ये जो एंगल होता है उस एंगल को हम कोस ऑफ थीटा के रिप्रेजेंट में लिखेंगे। तो यहां पे क्या आएगा? कोस ऑफ थीटा। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। ये जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा? 1। फिर से इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा 1। और कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या आएगा? दो वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में है और एक ही दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं तो उसका एंगल बनेगा 0 डिग्री, जैसे कि इन दोनों वेक्टर्स के केस में है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री है। तो कोस ऑफ 0 डिग्री कितना होता है? वो तो 1 होता है। तो 1 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 1। और कोस ऑफ 0 डिग्री का आंसर क्या आएगा? वो भी यहां पे आएगा 1। तो 1 इंटू 1 बन के आ जाएगा 1। तो ये क्या हुआ? दो वेक्टर्स जो कि यूनिट वेक्टर है, इन यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड या तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स सेम थे, मतलब कि यहाँ पे लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन हुआ। लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन मतलब कि आई का आई के साथ। तो उसी तरह से अगर आप दो जे वेक्टर्स का मतलब कि जे कैरेट का अगर आप क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिल सकता है? जे डॉट जे। तो यहां पे भी ये जे डॉट जे जो आएगा वो क्या होगा? यहाँ पे हम जे का लेंगे मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। फिर दूसरे यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1। और इन दोनों के बीच में बनने वाला कोस ऑफ थीटा का एंगल भी कितना होगा? 0 डिग्री। तो 1 इंटू 1 क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा 1। और कोस ऑफ 0 डिग्री तो ऑलवेज 1 होता है, तो ये रिजल्ट भी क्या बन के आएगा? ये रिजल्ट भी आएगा 1। मतलब कि जे डॉट जे भी क्या बनता है? 1 यूनिट होता है।
तो यहाँ पे हमने इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि अगर दो वेक्टर्स लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन में आते हैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो उसका बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, जिसके कारण उसका ये जो डॉट प्रोडक्ट आपको मिलता है वो क्या मिलता है, 1 यूनिट मिलता है। लेकिन अगर आप दूसरे वर्ड में बात करते हैं तो वो दूसरे वर्ड में क्या बात आएगी, दूसरे वर्ड में बात ये आ सकती है कि ये दोनों जो वेक्टर्स है वो वेक्टर क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो सुपर इम्पोज होने के कारण यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई एरिया तो कवर होने वाला नहीं है। तो एरिया अगर कवर नहीं होता है तो अगर मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, अगर एरिया कवर नहीं होता है तो एरिया क्या हुआ, 0 हुआ। मतलब कि हमने ये बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में जो मिलती है वो उन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आती है उन दोनों के बीच में कवर होने वाले एरिया के। तो इन दोनों के बीच में कवर होने वाला एरिया क्या है, 0 है, क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो वो एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे। तो एरिया कवर नहीं होगा तो एरिया होगा 0। तो एरिया किसके इक्वल में होता है, वो इक्वल में होता है दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के। तो इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ सकती है, आई क्रॉस आई। तो यहां पे क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे आई का मैग्नीट्यूड, और उनके साथ कोस ऑफ थीटा की जगह यहां पे क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, 1। लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल तो 0 डिग्री है। तो यहां पे क्या आएगा, साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन ऑफ 0 डिग्री ऑलवेज क्या होता है, साइन ऑफ 0 डिग्री ऑलवेज 0 होता है। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ये 1 आएगा और इसके साथ साइन ऑफ 0 डिग्री होगा 0। तो वोल टर्म विल बी 0। तो देखिए यहाँ पे इन दो इक्वल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है 0। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर्स का जो कि इक्वल्स है एक दूसरे के साथ, उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमें मिलता है 0 डिग्री। लेकिन अगर उसी दोनों वेक्टर्स का हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो वो हमें कितना मिलता है, वो हमें मिलता है 1 यूनिट। तो एक रिजल्ट है 0, दूसरा रिजल्ट है 1। तो जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे आंसर 0 आया, तो ये उसके साथ कंपेयर होता है, किसके साथ कंपेयर होता है, हमने ये बात बोली थी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज उन दो वेक्टर के बीच में कवर होने वाले एरिया के इक्वल में आता है। तो एरिया भी इसके बीच में कितना कवर हुआ था, 0। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी कितना आया, 0। मतलब कि हमारा कंसेप्ट थ्रू आउट यहाँ पे करेक्ट है कि अगर आप एरिया के पोजीशन में जाते हैं, एरिया के कंसेप्ट में जाते हैं, तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। जबकि अगर आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, एंगल्स को कंसीडर करते हैं, तो उसके कारण आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी यहाँ पे क्या आएगा, वो भी यहाँ पे इक्वल ही आएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच का ये कंपेरेटिव टर्म समझ में आया होगा। और बाद में जो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की कि दो यूनिट वेक्टर्स जो कि इक्वल है, तो उन इक्वल मतलब कि लाइक वेक्टर्स का ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट बन के आता है, वो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, वो यहाँ पे बन के आएगा 1, क्योंकि उसके बीच का ये जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। यहाँ पे देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स को। मतलब कि अगर आपके पास यूनिट वेक्टर्स है तो उन यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या बन सकती है। तो यूनिट वेक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं, आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट। तो यहाँ पे आई कैरेट मैंने हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस में, जे कैरेट को मैंने वर्टिकली अपर डायरेक्शन में मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इस के कैरेट को मैंने आउटसाइड मतलब कि आपके फेस की ओर मैंने पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में कंसीडर किया है। तो इन सभी यूनिट वेक्टर्स का दो टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है डिसलाइक कॉम्बिनेशन। तो ये जो लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि आप आई के साथ आई को ही कंसीडर करें, जे के साथ जे को ही कंसीडर करें, और के साथ के को ही कंसीडर करें। तो उसके कारण क्या बनेगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। तो ये जो तीनों केस है उसे आप क्या बोलते हैं, लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन। तो ये लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन में भी आपको एक अलग रिजल्ट मिलेगा।
और आगे हम ये बात करेंगे कि डिसलाइक कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो डिसलाइक कॉम्बिनेशन क्या होगा? आई और जे का कॉम्बिनेशन, जे और के का कॉम्बिनेशन, के और आई का कॉम्बिनेशन। मतलब कि आप यहाँ पे दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिसलाइक कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसलाइक कंपोनेंट्स विल बी जीरो। मतलब कि डिसलाइक कंपोनेंट्स को अगर आप यूज करते हैं तो उसकी डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी? वो आपको जीरो मिलेगी। तो यहां पे हम ये बात करेंगे कि किस तरह से ये जीरो आती है। वाइल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइक कंपोनेंट्स बिकेम्स यूनिटी, मतलब कि वन आएगी। तो देखिए, वन तो हमने देख लिया था कि आई डॉट आई क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। मतलब कि वन वन वन, इन तीनों टर्म्स क्या हो जाती है? वन हो जाती है, और इसका मैग्नीट्यूड बनता है वन। तो उसी तरह से जे और के में भी यही होता है कि जिसके कारण आपको ये लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन का आंसर तीनों केस में क्या मिलता है? वन ही मिलता है। तो यहां पे क्या होगा? इन द केस the both vector will be superimposed on each other, so the projection length will be maximum and multiplication will be maximum। मतलब कि आपके ये जो एक आई कैरेट का यूनिट वेक्टर था, दूसरा आई कैरेट का यूनिट वेक्टर था, ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं? सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो सुपर इम्पोज होने के कारण अगर आप कंसीडर कीजिए कि ये जो आपका आई वेक्टर है वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए बेस वेक्टर है, और ये जो आपका आई वेक्टर है वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए ऊपर का वेक्टर है, जैसे कि हमने उस पहली फिगर में देखा था। तो आप क्या करेंगे? इस वेक्टर आई का इस बेस वेक्टर आई के ऊपर क्या कंसीडर करेंगे? प्रोजेक्शन कंसीडर करेंगे। तो ये प्रोजेक्शन क्या बन के आएगा? ये प्रोजेक्शन यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके ऊपर क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये जो इस वेक्टर का लेंथ है, वही लेंथ इस बेस वेक्टर के ऊपर क्या होगा? सुपर इम्पोज होगा, जिसके कारण ये प्रोजेक्शन की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। इनसे ज्यादा प्रोजेक्शन की लेंथ और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इंक्रीज होएगा, मतलब कि थीटा जैसे ही वैल्यू इंक्रीज करेगी जीरो से ज्यादा, तो ये जो प्रोजेक्शन की लेंथ है वो कंसिस्टेंटली क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो प्रोजेक्शन की लेंथ कम होने के कारण इन दोनों का ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, वो डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा? कम होने लगेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब कुछ इस तरह के केस में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने के कारण ये जो जे है, उन जे वेक्टर का इस आई वेक्टर के ऊपर जरा सा भी प्रोजेक्शन नहीं आएगा। तो अगर जरा सा भी प्रोजेक्शन नहीं आएगा तो क्या होगा? इस आई के मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे क्या होगा? जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी है? जीरो है। तो जीरो लेंथ इस बेस वेक्टर की लेंथ के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई अगर जीरो होता है तो मैथमेटिकल टर्म क्या हो जाती है? वेनिश हो जाती है। तो उसके कारण यहाँ पे दो डिसलाइक कंपोनेंट्स अगर होते हैं तो उसका ये जो मैग्नीट्यूड बन के आता है फाइनल रिजल्ट में, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका ये जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो आगे हम यही बात करेंगे कि डिसलाइक कंपोनेंट्स का ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किस तरह से जीरो निकल के आता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसलाइक कंपोनेंट्स बिकेम्स जीरो इन द केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि ये है यहाँ पे आई और जे, तो क्या हुआ? आई और जे का हमने मैग्नीट्यूड लिया। अब यूनिट वेक्टर लाइक हो या फिर डिसलाइक हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट वेक्टर का ये जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज क्या रहने वाला है? वन ही रहने वाला है। और मैग्नीट्यूड वन होने के कारण ही तो हमने उसे क्या बोला है? यूनिट वेक्टर बोला है। तो ये आई हो या तो जे हो, सभी कंपोनेंट्स का अगर यहाँ पे आप मोड लेते हैं तो वो क्या आएगा? वन ही आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो एंगल प्रिपेयर होता है थीटा, वो क्या आएगा? वो आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोस ऑफ थीटा 90 डिग्री होगा, तो कोस ऑफ थीटा 90 डिग्री तो जीरो हो जाता है। तो इन सभी टर्म्स में ये कोस 90 की वैल्यू जीरो आने के कारण ये सभी टर्म्स क्या हो जाते हैं? वेनिश हो जाते हैं, और इसके कारण हमें रिजल्ट में आंसर क्या मिलता है? जीरो मिलता है। मतलब कि
आप अगर यहाँ पे आई और जे को कंपेयर कीजिए, जे और के को कंपेयर कीजिए, के और आई को कंपेयर कीजिए, चाहे किसी भी डिसलाइक कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा, क्योंकि इस परपेंडिकुलर रहने वाले वेक्टर का इस बेस वेक्टर के ऊपर पड़ने वाला ये जो प्रोजेक्शन होता है वो प्रोजेक्शन जीरो होता है। वो प्रोजेक्शन कोई भी यहाँ पे नहीं बन सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का कभी भी प्रोजेक्शन नहीं बन सकता। जैसे आप ही कंसीडर कीजिए कि जैसे नून टाइम होता है तो नून टाइम में सन एग्जैक्टली हमारे हेड के ऊपर आ जाता है, तो हेड के ऊपर आने के कारण हमारा ये जो परछाई होती है, हमारा ही प्रोजेक्शन होता है, वो हमारे पाँव के नीचे ही रहता है, वो हमारी बॉडी से दूर नहीं जा सकता है। तो उसका मतलब यहाँ पे भी यही साबित होता है कि जैसे ही यहाँ पे भी एक वेक्टर परपेंडिकुलर होता है किसी भी बेस वेक्टर के साथ, तो उसके कारण उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाता है? उसी वेक्टर के नीचे आ जाता है। तो उसके कारण वो प्रोजेक्शन उस हॉरिजॉन्टल वेक्टर के ऊपर ड्रॉ नहीं होता है, जिसके कारण आंसर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो अगर आप प्रोजेक्शन के कंसेप्ट में थॉट करते हैं तो भी आंसर आपको वही मिलेगा। और अगर आप इन दोनों के बीच में क्रिएट होने वाले एंगल के साथ कोस ऑफ 90 डिग्री को कंसीडर करते हैं तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? वही मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो बात ये है कि जैसे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, इन दोनों का आंसर कैसे कंसीडर करते थे? नेगेटिव वैल्यू का कंसीडर करते थे। वहां पे क्या होता था? आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू माइनस जे क्रॉस आई, कुछ इस तरह से होता था। मतलब कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर को चेंज कर देते थे तो ऑर्डर चेंज होने के कारण क्या होता था? यहां पे इन दोनों की इक्वालिटी के बीच में एक नेगेटिव साइन आ जाती थी। मैग्नीट्यूड उसका सेम आता था, लेकिन उसका जो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन के आता था वो रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर चेंज होता है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसके कारण हमें यहाँ पे उसकी डायरेक्शन को मैनर करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर्स के केस में। लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पे आई डॉट जे निकाले या तो जे डॉट आई निकाले, दोनों केस में आंसर आपको क्या मिलेगा? वही, जीरो मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोस एक इवन फंक्शन है। अगर आप कोस में, मतलब कि कोस ऑफ थीटा में अगर आप कोस थीटा रखते हैं तो आपको एक अलग वैल्यू मिलेगी, और अगर आप कोस ऑफ माइनस थीटा रखते हैं तो भी आपको वही इक्वल वैल्यू मिलने वाली है। मतलब कि अगर कोस ऑफ थीटा की वैल्यू एक्स आती है तो कोस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी? एक्स ही आएगी। यहाँ पे ये माइनस एक्स नहीं होगी, क्योंकि कोस थीटा किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? या तो साइन थीटा, कोस थीटा, कोई भी ये जो आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? वो आपकी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी ट्राइगोनोमेट्री में हमने एक्स एक्सिस को एज अ प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर किया है। तो अगर आप इस एंगल को प्लस 90 कंसीडर करते हैं तो वो क्या होगा? वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपर साइड जाएगा, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, जो कि पॉजिटिव 90 है। अगर आप उसे नेगेटिव 90 कंसीडर करते हैं तो वो क्या होगा? यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो नीचे के क्वाड्रेंट में जाएगा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? माइनस 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप एंगल का ये जो डेफिनेशन है, वो एंगल का डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि आपको एंगल को ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस ही कंसीडर करना है। जबकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस आप यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहे हैं, यहाँ पे नीचे प्रोपेगेट हो रहे हैं, जिसके कारण आपका एंगल क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो आप एक केस में क्या करेंगे? अगर आप इस आई कैरेट का और इस प्लस जे कैरेट का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें वो आएगा कोस प्लस 90 डिग्री। और अगर आप यहाँ पे इस आई कैरेट का और इस नेगेटिव जे कैरेट का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन के आएगा वो एंगल होगा माइनस 90 डिग्री। तो इन दोनों केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एक में कोस ऑफ प्लस 90 और दूसरे में कोस ऑफ माइनस 90 करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में कोस की ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, वो यहाँ पे दोनों केस में क्या रहेगी, वही रहेगी। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे इस प्लस वाई के केस में कंसीडर कीजिए, तो यहाँ पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस के ऊपर, तो उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बन के आएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 और वाई क्या होगा, इस तरह से वाई। यहाँ पे अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में एक कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 और वाई क्या आएगा, माइनस वाई आएगा। मतलब कि प्लस डायरेक्शन में प्लस वाई, माइनस डायरेक्शन में माइनस वाई। जबकि यहाँ पे दोनों के केस में ये एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 ही आती है। तो मतलब ये हुआ कि दोनों केस में ये कोस क्या आया, 0 ही आया। एक्स का कंपोनेंट क्या है, 0 है। और एक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज कोस का कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि हम दो कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के लिए कुछ ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का यूज करते हैं, जो कि कोस थीटा और साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप मैथमेटिकल कंसेप्ट में बोलते हैं, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट में ये बन के आएगा कि कोस थीटा इवन फंक्शन होने के कारण आप यहाँ पे माइनस थीटा लीजिए या तो प्लस थीटा लीजिए, दोनों का आंसर क्या बन के आएगा, इक्वल ही बन के आएगा। ये था मैथमेटिकल आंसर। और अगर आप फिजिक्स के आंसर में बोलते हैं, तो फिजिक्स के आंसर में क्या होगा, फिजिक्स के आंसर में आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, वो प्रोजेक्शन यहाँ पे 0 है। क्योंकि जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि नून टाइम में हमारी ये जो परछाई होती है, उस सन के लाइट रेज के कारण वो परछाई हमारी बॉडी के नीचे ही आ जाती है। मतलब कि वो परछाई हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा सकती है। उसी तरह से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर का ये जो प्रोजेक्शन होता है, परछाई होती है, वो परछाई भी उस वेक्टर के नीचे से बाहर नहीं निकल सकती है। तो उस कंसेप्ट में फिजिक्स के लैंग्वेज में आपको ये आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो दोनों केस में आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज यूज कीजिए या फिजिक्स के लैंग्वेज यूज कीजिए, आंसर तो आपको सेम ही मिलना है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको डिसलाइक कंपोनेंट्स का ये जो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट था वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मतलब कि आपको यहाँ पे ये माइंड करना था कि डिसलाइक कंपोनेंट का ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। दूसरी बात कि यहाँ पे आप आई डॉट जे लीजिए या फिर जे डॉट आई लीजिए, दोनों केस में आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्योंकि कोस इवन फंक्शन होने के कारण यहाँ पे कोस ऑफ थीटा और कोस ऑफ माइनस थीटा दोनों आंसर में आंसर आपको वही मिलेगा। तो यहाँ पे ये हमारा कंक्लूजन क्या है, जरा देख लेते हैं। हियर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the projection length of the perpendicular vector on the base will always be 0, जो कि हमने यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कशंस किया। सो दैट इज वाई द डॉट प्रोडक्ट विल बिकेम 0। तो यहाँ पे हमारे डिसलाइक कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 था और लाइक कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज यूनिटी आता था, 1 आता था।